आइए अब एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। तमाम खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। बेंगलुरु में विक्ट्री परेड के दौरान हुए हादसे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट को इसको लेकर जानकारी दी है। मंगलवार को होगी अगली सुनवाई और 11 लोगों की मौत पर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी अब जो है वो तेज हो गया है। आरसीबी के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी खबर, दिल्ली में साकेत कोर्ट के लॉकअप में कैदियों के बीच खूनी भिड़ंत हुई है। हमले में घायल अमन नाम के कैदी की अस्पताल में मौत। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का मामला निकल कर आ रहा है। अयोध्या में विशेष अनुष्ठान के साथ अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। श्री राम नाम से गूंजा पूरा क्षेत्र। बात आग के कोहराम की, जिसने दिल्ली से मुंबई तक हड़कंप मचा रखा है। मुंबई के अंधेरी इलाके में बीच सड़क पर एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। आग इतनी तेजी से भड़की और कुछ ही मिनट में पूरी बस धूं धूं कर जलने लगी। आग की लपटों के बीच रह रहकर बस में धमाके भी हो रहे थे। धमाकों की आवाज के साथ बस खतरनाक तरीके से जल रही थी। बस के अंदर धधकते शोले इस मंजर को और डरावना बना रहे थे। उससे भी डरावनी आग के बाद हो रहे धमाकों की आवाज। जलती बस में धमाके ऐसे हो रहे थे मानो उसके अंदर पटाखे रखे। आग से निकलने वाला काला धुआं काफी ऊपर तक जा रहा था। डर था कि कहीं आग वहां पास मौजूद पेड़ को न पकड़ ले। जलती बस को देखने के लिए लोग एक निश्चित दूरी पर खड़े थे। किसी ने भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। जब तक आग को बुझाया गया तब तक बस का पूरा स्ट्रक्चर जल चुका था। गनीमत रही कि इनमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई। चलती सड़क पर आग की खतरनाक तस्वीर दिल्ली में भी देखने को मिली। दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक आईटीओ के विकास मार्ग पर एक कार में अचानक से आग लग गई। पल भर में ही कार आग का गोला बन गई। जलती कार की वजह से ट्रैफिक भी थम गया। सुबह का व्यस्त समय होने की वजह से पूरे रास्ते में लंबा जाम लग गया। दिल्ली के यमुना पुल पर जलती कार की ये तस्वीरें सुबह 8 बजे की है। कार आईटीओ की ओर जा रही थी। पुल पार करते वक्त अचानक कार से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। आग इतनी तेज थी कि पल भर में पूरी कार लपटों की चपेट में आ गई। कार में आग लगने से यमुना पुल पर ट्रैफिक जाम हो गया। हालांकि लोग किनारे से होकर निकलते रहे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में करने की कोशिश की। थोड़ी देर की मशक्कत में आग काबू हो गई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। आग लगने और बुझाने के ये दोनों वीडियो दूसरी कार में सवार लोगों ने बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। आग लगने की खौफनाक तस्वीर दिल्ली के जनकपुरी में भी दिखी, जहां पर व्यस्त सड़क पर टक्कर के बाद 2 बसों में आग लग गई। थोड़ी ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि दोनों बस जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही आग लगी बस में सवार यात्री बस से उतर गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला है, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ और फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से बड़ा हादसा जरूर टल गया। आपको बता दें कि गर्मी में आग की घटनाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी भयंकर एक्सीडेंट में 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। गनीमत रही कि आग लगने से पहले लोग गाड़ियों से निकल गए थे। हादसा पटना के जेपी सेतु पुल पर हुआ है, जहां सोनपुर से पटना आ रही कार ने पिकअप वैन में पीछे से टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियों में तुरंत आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती, दोनों गाड़ियों का ज्यादातर हिस्सा खाक हो चुका था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि अनुमान से ज्यादा भीड़ होने की वजह से हादसा हुआ। इस बीच आरसीबी और इवेंट मैनेजर के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई है। सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के लगभग सभी सवाल पर एक जैसा जवाब दिया। सिद्धारमैया सरकार ने दलील में कहा, भीड़ अचानक से पहुंची और अनुमान से ज्यादा पहुंची। सरकार ने बताया कि स्टेडियम की क्षमता 30 से 35 हजार दर्शकों की थी, लेकिन 2.5 लाख के करीब लोग वहां पहुंच गए। राज्य सरकार ने ये भी कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जिससे पता चले कि आखिर चूक कहां हुई। सरकार ने कोर्ट में बताया कि जिन 11 लोगों ने जान गंवाई उसमें 5 महिलाएं और 6 पुरुष थे।
इस दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या स्टेडियम के बाहर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस थी। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि जितनी एम्बुलेंस की जरूरत थी उतनी वहां मौजूद नहीं थी। इस दौरान सरकारी वकील ने बताया कि स्टेडियम का पूरा आयोजन आरसीबी की तरफ से किया गया था। फिलहाल मंगलवार को एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। बेंगलुरु हादसे पर सियासत गर्मा गई। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को घेर लिया है और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। बीजेपी ने कहा जो लोग मारे गए वो हादसे का शिकार नहीं हुए बल्कि उनकी हत्या की गई। और ये हत्याएं हुई हैं क्योंकि आपराधिक लापरवाही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी द्वारा की गई है। बीजेपी के नेता सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये जांच केवल नाटक है, ड्रामा है। ये जिले का डीसी इंचार्ज है, उसका इंक्वायरी कमेटी बिठाया, वो क्या रिपोर्ट देगा? आपका खुद का डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या रिपोर्ट देगा? इसलिए मैंने मांग रखती हूँ सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी कमेटी बिठाना। वहीं ओवैसी ने भी भगदड़ को लेकर राज्य सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर है। सीएम और डिप्टी सीएम लगातार घायलों का हाल जान रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार जब अस्पताल पहुंचे तो पीड़ित परिवारों ने व्यवस्था को लेकर नाराजगी जता दी। डीके शिव कुमार जैसे ही एक घायल के पास पहुंचे, उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी। व्यवस्थाओं को लेकर डिप्टी सीएम के सामने नाराजगी जताने लगी। वहीं डिप्टी सीएम ने सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी हमेशा लाशों पर राजनीति करती है। बीजेपी एंड जेडीएस ऑलवेज प्लेस पॉलिटिक्स ऑन डेड बॉडीज। इससे पहले डीके शिव कुमार ने घटना के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। वेरी सॉरी फॉर दिस इंसिडेंट। वहीं राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर भगदड़ वाली जगह पर पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। इस मामले में पक्ष और विपक्ष का अपना अपना तर्क है, लेकिन अब आपको उन लोगों की बात सुनवाते हैं जो भगदड़ के दौरान स्टेडियम के बाहर ही मौजूद थे। एक स्थानीय फोटोग्राफर ने बताया कि हालात बेहद भयानक थे। सुबह 10 बजे से ही फैंस सड़क पर जमा होने लगे थे क्योंकि जानकारी देने वाले बार बार कार्यक्रम की टाइमिंग बदल रहे थे। सरकार का गलती है, परमिशन नहीं दिया था। एकदम 2 लाख 3 लाख आदमी हारा, 2 लाख 3 लाख आदमी आ गया था, आदमी तक आता, इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। फोटोग्राफर ने बताया कि लोग विधानसभा के अंदर दीवार फांद कर घुस गए थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इस मामले में आरसीबी की तरफ से मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी हुई है। इस बीच कर्नाटक के तुमकुरु में 19 साल के मनोज का अंतिम संस्कार किया गया। मनोज भी आरसीबी का फैन था जो भगदड़ में मारा गया। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम का दरबार सज गया है। अब से जो भी भक्त अयोध्या राम मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे, उन्हें भगवान राम के बाल रूप के अलावा राम दरबार के भी दर्शन होंगे। क्योंकि राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित किया गया है। सुबह 11:25 से लेकर 11:45 के बीच अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या और काशी से आए 101 आचार्यों ने संपन्न कराया। 17 मिनट तक ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चला और इस दौरान पूरा राम मंदिर प्रांगण मंत्रोच्चार से गूंज उठा। अयोध्या राम मंदिर से राम दरबार की जो झलक सामने आई, उसमें सिंहासन में विराजे भगवान राम और माता सीता की बेहद सुंदर और मनोहर प्रतिमा दिखाई दी। इसके अलावा राम दरबार में भगवान राम के परम भक्त हनुमान और भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्रतिमाएं विराजमान हैं। अयोध्या राम मंदिर में जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब सीएम योगी आदित्यनाथ भी राम मंदिर में ही मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले भगवान रामलला के दर्शन किए और फिर राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और राम मंदिर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें दिखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले भगवान रामलला की आरती उतारी और फिर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में तय समय में शुभ मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ।
इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी भी पहुंचे थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली की आरती उतारकर उनका आशीर्वाद लिया और मंदिर की परिक्रमा भी की थी। बड़ी बात यह है कि 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 16 महीने बाद अब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और सिर्फ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं, राम दरबार के अलावा अयोध्या के राम मंदिर में 7 अन्य मंदिरों और मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। परकोटे के ईशान कोण में शिवलिंग, आग्नेय दिशा में प्रथम पूज्य श्री गणेश, दक्षिणी भुजा के मध्य में महाबली हनुमान, नैऋत्य कोण में प्रत्यक्ष देवता सूर्य, वायव्य दिशा में मां भगवती और उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। वहीं परकोटा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में शेषावतार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके अलावा सप्त मंडपम में स्थित उप मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, निषाद राज माता अहिल्या और सबरी माता की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राम मंदिर में भव्य सजावट की गई। भगवान राम की मूर्ति का भी विशेष श्रृंगार किया गया। लेकिन राम दरबार की जो मूर्ति स्थापित की गई है वो अपने आप में खास है, क्योंकि सफेद संगमरमर के पत्थर से राम दरबार की मूर्ति गढ़ी गई है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि मूर्ति की चमक सदियों तक बनी रहेगी। इस मूर्ति को जितना धोया जाएगा, जितना स्नान कराया जाएगा, उतना इस मूर्ति की चमक बढ़ती चली जाएगी। मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे का दावा है कि मूर्ति में मौसम, समय और वातावरण का प्रभाव झेलने की क्षमता मौजूद है और करीब 40 साल पुराने संगमरमर के पत्थर से राम दरबार की मूर्ति बनाई गई है। गंगा दशहरा के पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस मौके पर हरिद्वार और काशी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सुबह से ही स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दूर से पहुंचे लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। इस मौके पर ब्रह्मकुंड में स्नान के लिए भीड़ सबसे ज्यादा थी। मान्यता है कि आज ही के दिन मां गंगा धरती पर हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में सबसे पहले आई थी और भागीरथ के पुरखों का उद्धार किया। तभी से हर की पैड़ी में आज के दिन स्नान का महत्व है। गंगा जिन इलाकों से गुजरती है वहां पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस अवसर पर यूपी के वाराणसी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे और गंगा में डुबकी लगाई। इस मौके पर स्नान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने की भी मान्यता है। आज हम लोग उन्हीं को गंगा जी को माँ के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, स्नान करते हैं। जिनकी अस्थियां बहती हैं उनके आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। हमारी जो जो मनोकामना हिंदू धर्म में वो पूरी होती है। कल प्रधानमंत्री मोदी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन उस चेनाब ब्रिज से गुजरेगी जिसके आगे एफिल टावर भी बना है। उद्घाटन से पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तैयारी का जायजा लेने कटरा स्टेशन पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। अब अगर मैं ये कहूं कि बहुत अरसे से इंतजार था तो शायद कम होगा। इस रेल की शुरुआत तब की गई थी प्रोजेक्ट की जब मैं स्कूल में था। कटरा से श्रीनगर के ट्रेन का सफर किसी मील के पत्थर से कम नहीं है, क्योंकि पहले जिस सफर को तय करने में 8 से 9 घंटे लगते थे वो अब सिर्फ 3 से 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो विज्ञान का सबसे हाईटेक नमूना है। मैं खुद वहाँ से होके आया हूँ, नीचे देख के बंदे को डर लगता है। इसके साथ ही पीएम मोदी अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। मतलब एकदम साफ है, जम्मू कश्मीर के लोगों का वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है जिसकी अब तक सिर्फ बातें होती थी। ऑपरेशन सिंदूर की हर तरफ धूम है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में सिंदूर का पौधा लगाया। विश्व पर्यावरण दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने सिंदूर का पौधा लगाने की तस्वीरें भी शेयर की। सिंदूर का पौधा प्रधानमंत्री को 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बहादुरी दिखाने वाली महिलाओं के ग्रुप ने दिया था, जब पीएम मोदी पिछले महीने गुजरात दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोदा, पौधा लगाकर गड्ढे को भरा और पौधे पर पानी डाला। इस सिंदूर के पौधे को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस पौधे को प्रधानमंत्री आवास में लगाने का सौभाग्य मिला।
ये पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना है। सिंदूर के पौधे का वैज्ञानिक नाम बिक्सा ओरेलाना है। ये एक औषधि के साथ साथ रंग देने वाला पौधा है। इसके पौधे में लाल कलर के फल उगते हैं, जिसका इस्तेमाल कर पाउडर और लिक्विड फॉर्म में सिंदूर और लिपस्टिक तैयार की जाती है। कठिन प्रशिक्षण को पार कर अग्निवीर जवानों ने राष्ट्र रक्षा की शपथ ली। देश के अलग अलग हिस्सों में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसके बाद सैकड़ों युवक भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर शामिल हो गए। 5 जून 2025 ये दिन न कभी अग्निवीर भूलेंगे और न कभी इनके परिजन। जब लद्दाख के लेह में 194 प्रशिक्षित अग्निवीरों ने लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट में पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस अग्निवीर के चेहरे पर सुकून और माता पिता के गर्व का एहसास इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ऐसी ही तस्वीरें श्रीनगर से भी आई। इस दौरान 326 युवक भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर शामिल हुए। यूपी के फर्रुखाबाद में भी 31 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग पूरी कर 507 अग्निवीर राजपूत रेजिमेंट में शामिल हो गए। अगर आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं और आपकी गाड़ी के पेपर दुरुस्त नहीं है तो बिना किसी के चेकिंग के भी आपका चालान कट सकता है। अब ये कैसे होगा, आइए समझते हैं। असल में हिमाचल प्रदेश में ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू हो गया है। यह सिस्टम हर टोल प्लाजा पर लगाया गया है। जैसे ही इस सिस्टम से होकर कोई भी गाड़ी गुजरेगी, नंबर प्लेट के जरिए उसका पूरा डेटा स्कैन हो जाएगा। ऐसे में अगर गाड़ी का इंश्योरेंस, फिटनेस खत्म हो चुकी है या फिर गाड़ी से जुड़े हुए किसी टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है तो टोल बैरियर से गुजरते ही मोबाइल पर चालान आ जाएगा। इसके लिए किसी पुलिस या फिर अधिकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके तहत टोल प्लाजा पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए गए हैं, जो सीधे ई डिटेक्शन सॉफ्टवेयर से जोड़े गए हैं। ये फास्टैग और नंबर प्लेट से जानकारी लेकर ई चालान जारी करेगा। अभी हिमाचल में शुरू हुआ है तो फिर जल्द ही आपके राज्य में भी शुरू हो सकता है। इसीलिए गाड़ियों के पेपर आप दुरुस्त रखिए। महाराष्ट्र के नागपुर का एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है, जिसमें सड़क किनारे रखे हुए बेंच की चोरी कर 2 लोग फरार हो जाते हैं। चोरी करने वाले एक पुरुष, दूसरी महिला है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सफेद रंग की स्कूटी में 2 लोग आए, आपस में बात करने की एक्टिंग की। इधर देखा, उधर देखा, हर तरफ नजर दौड़ाई। जब इत्मीनान हो गया कि कोई नहीं देख रहा, तब एक ने एक तरफ से बेंच को पकड़ा, दूसरे ने बेंच का दूसरा सिरा थामा। आराम से बेंच को स्कूटी पर रखा और सड़क पर राहगीरों के लिए रखी सरकारी बेंच लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरी से पहले पुरुष स्कूटी चलाकर आया, जबकि चोरी के बाद महिला ने स्कूटी चलाने की जिम्मेदारी संभाल ली। ये घटना 2 दिन पुरानी है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में दिखा कि चोरों की इस जोड़ी को कोई डर नहीं और इसीलिए वो खुलेआम स्कूटी में बेखौफ अंदाज में सरकारी संपत्ति लेकर फरार हो गए। असम में आई बाढ़ ने न सिर्फ इंसानों की बल्कि जानवरों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में लोग न सिर्फ अपनी मदद कर रहे हैं बल्कि वो खूंखार जानवरों के बच्चों को भी बचा रहे हैं। जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप एक बाघ के बच्चे को बचाते हुए लोगों को देख सकते हैं। बाघ का ये बच्चा काजीरंगा नेशनल पार्क से बहकर जोरहाट इलाके के गांव में पहुंच गया और घने बांस के बीच फंस गया। लोगों की नजर पड़ी तो बड़ी संख्या में लोग बाघ के बच्चे को देखने उमड़ पड़े। गांव के लोगों ने तुरंत वन विभाग को बांस के बीच बाघ के फंसे होने की सूचना दी। मौके पर पहुंची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने बाघ के बच्चे को बांस के बीच से निकाला और उसे लेकर चले गए। संयोग ठीक था कि बाढ़ की चपेट में आने के बाद भी बाघ के बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ था। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि बाढ़ के दौरान जंगल से बाहर आने वाले जानवरों की तुरंत सूचना दे, ताकि समय पर ऐसे जानवरों की जान बचाई जा सके। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जंगलों में एक हाथी का शावक कुएं में गिर गया। ग्रामीणों और वन विभाग की मदद से हाथी का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद हाथी ने जो किया वो आपका दिल छू लेगा। उठाई सूंड और हाथी बोला थैंक यू। इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे आपका फिर से एक बार इसे देखने का मन करेगा, क्योंकि इस बेबी एलिफेंट का अंदाज ही ऐसा है। रायगढ़ के घरघोड़ा रेंज में एक हाथी का बच्चा गिर गया।
ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम आई और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत से हाथी के बच्चे को बाहर निकाला गया। बेबी एलिफेंट जैसे ही बाहर निकला, सबसे पहले उसने जेसीबी का सूंड उठाकर अभिवादन किया। ऐसा लगा मानो जेसीबी के जरिए वो पूरी रेस्क्यू टीम को अपने अंदाज में थैंक यू बोल रहा हो। कुछ सेकंड रुकने के बाद वो अपने दल की खोज में जंगल की तरफ चला गया। ये छोटा सा वीडियो बताता है कि जानवर भी संवेदना रखते हैं और मदद करने वालों को पहचानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।